हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल कैफल एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे वाक्य का प्रयोग सीखेंगे जिसका प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए या कारण बताने के लिए भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस वर्ड का प्रयोग हम कारण बताने के लिए करते हैं और किसका प्रयोग हम उद्देश्य बताने के लिए करते हैं। आइए आज इसी के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कब हम टू का प्रयोग वर्ब से पहले प्रयोग करके उद्देश्य बताते हैं और कब किसी दूसरे प्रीपोजिशन जैसे फॉर का प्रयोग हम कारण बताने के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग फॉर का प्रयोग उद्देश्य बताने के सिलसिले में कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है, क्यों गलत है, आइए ये सही बातें हम लोग सीखते हैं। दोस्तों, अब ये वाक्य देखिए, पढ़ने के लिए दो पुस्तकें हैं या पढ़ने को दो पुस्तकें हैं। दूसरा है खाने के लिए थोड़ा भोजन है या खाने को थोड़ा भोजन है। तीसरा है पहनने के लिए एक कोट है या पहनने को एक कोट है। इन सभी वाक्यों में के लिए का जो प्रयोग हुआ है वो उद्देश्य बताने के लिए हुआ है। पढ़ने के लिए दो पुस्तकें हैं, दो पुस्तक रखा गया किस चीज के लिए, पढ़ने के उद्देश्य से। भोजन थोड़ा है किस उद्देश्य से, खाने के लिए। पहनने के लिए कोट है किस उद्देश्य से, पहनने के लिए। यानी के लिए का प्रयोग यहाँ पर उद्देश्य बताने के लिए करता है। यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं और के लिए के स्थान पर फॉर का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। तो क्या होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए टू का प्रयोग प्लस V1 का, क्योंकि वर्ब के लिए है, वर्ब के साथ के लिए का प्रयोग किया गया है। इसीलिए वर्ब प्लस के लिए अगर हो और उसका प्रयोग, उसका अर्थ उद्देश्य बताना हो, तो उस उद्देश्य के केस में हम प्रयोग करते हैं टू प्लस V1 का, फॉर प्लस V4 का नहीं। आइए इसे एग्जाम्पल से हम लोग और विस्तार से समझते हैं। पढ़ने के लिए दो पुस्तकें हैं, देयर आर टू बुक्स। यहां हो गया दो पुस्तकें हैं, कौन सी के लिए, पढ़ने के लिए। तो पढ़ने के लिए क्या उद्देश्य है, इसीलिए टू रीड। यहां पर फॉर रीडिंग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार खाने के लिए थोड़ा भोजन है, तो पहले हम बनाएंगे कि थोड़ा भोजन है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज सम फूड। अब क्या है, खाने के लिए, यानी खाने के उद्देश्य से, उद्देश्य बता रहा है। तो टू ईट, फॉर ईटिंग नहीं। फॉर का प्रयोग बिफोर के साथ कारण बताने के लिए होता है, उसे हम आगे बताएंगे। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। पहनने के लिए कोट है, देयर इज ए कोट। क्यों है कोट, टू वियर, पहनने के लिए। उड़ाने के लिए पैसा नहीं है, देयर इज नो मनी। किस के लिए पैसा नहीं है, टू स्क्वांडर, मतलब उड़ाने के लिए। दोस्तों, स्क्वांडर मतलब होता है पैसा बेमतलब का खर्च करना, यानी पैसा उड़ाना। याद रखिए, इससे वोकैबुलरी आपका स्ट्रांग होगा। स्क्वांडर मतलब होता है व्यर्थ में पैसा खर्च करना, यानी पैसा उड़ाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज नो मनी टू स्क्वांडर, राइट। अब जैसा कि हम बताए हैं, उद्देश्य बताने के लिए टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं अगर क्रिया के साथ के लिए लगा हो तो। लेकिन टू प्लस V1 के बदले हम इन ऑर्डर टू प्लस V1 का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी टू के स्थान पर इन ऑर्डर टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू मतलब ये होता है के लिए, यानी उद्देश्य बताने के लिए। तो जब इन ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, आइए सेंटेंस देखते हैं। पढ़ने के लिए दो पुस्तकें हैं, देयर आर टू बुक्स टू रीड। ये तो बताया ही थे, पहले ही था। अब यहाँ टू के साथ हम क्या करेंगे, इन ऑर्डर टू का प्रयोग करेंगे। देयर आर टू बुक्स इन ऑर्डर टू रीड, सेंटेंस सही है। लेकिन बहुत सारे लोग के लिए की प्रयोग करता है फॉर, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य बता रहे हैं, इसीलिए फॉर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो अगर कहते हैं देयर आर टू बुक्स फॉर रीडिंग, तो ये गलत हो जाएगा, राइट। खाने के लिए थोड़ा भोजन है, हम बता चुके हैं, देयर इज सम फूड टू ईट, सही है। यहाँ टू के बदले इन ऑर्डर टू करेंगे, देयर इज सम फूड इन ऑर्डर टू ईट, वो भी सही है। लेकिन अगर हम यहाँ कहते हैं
देयर इज सम फूड फॉर ईटिंग, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर प्लस बिफोर का प्रयोग होता है कारण बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए नहीं। यहाँ उद्देश्य बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, पहनने के लिए कोट है, देयर इज ए कोट टू वियर, ये सही है। ठीक उसी प्रकार अगर हम ये कहते हैं देयर इज ए कोट इन ऑर्डर टू वियर, ये भी सही है। लेकिन अगर हम कहते हैं देयर इज ए कोट फॉर वियरिंग, तो ये गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि हम बता चुके हैं कि फॉर प्लस बिफोर का प्रयोग कारण बताने के लिए होता है, उद्देश्य नहीं। उसी प्रकार देयर इज नो मनी टू स्क्वांडर, ये सही है। देयर इज नो मनी इन ऑर्डर टू स्क्वांडर, ये सही है। आप ये याद रखना है टू प्लस V1 या इन ऑर्डर टू प्लस V1 का प्रयोग हम उद्देश्य बताने के लिए करते हैं जब क्रिया के साथ के लिए लगा हो तो। देयर इज नो मनी फॉर स्क्वांडिंग, ये गलत हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब फॉर का मतलब ही के लिए होता है, तो इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं ये समझना जरूरी है। तो जब किसी क्रिया से कुछ रीजन का बोध हो, यानी उस क्रिया के कारण कुछ हुआ हो, तो वहां पर हम के लिए फॉर और क्रिया के लिए बिफोर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा बिफोर का प्रयोग होता है। तो फॉर प्लस बिफोर से रीजन बताते हैं अगर उस क्रिया के कारण कुछ हुआ हो तो। कैसे, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। उसे गाड़ी तेज चलाने के लिए दंड मिला, उसे दंड मिला किस कारण, गाड़ी तेज चलाने के कारण। तो यहां जो गाड़ी तेज चलाना है यह रीजन है, इसीलिए यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे बिफोर से पहले। तो चलाना, गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, ड्राइविंग, ठीक है। तो उसके पहले हम फॉर का प्रयोग कर देंगे, चूंकि यह कारण बता रहा है। दंड का कारण क्या है, गाड़ी तेज चला रहा था, क्या हो जाएगा, ही गॉट पनिशमेंट। क्यों पनिशमेंट मिला, फॉर ड्राइविंग फास्ट, माने तेज चलाने के कारण उसे पनिशमेंट मिला, इसीलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग सही है। यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि ही गॉट पनिशमेंट टू ड्राइव फास्ट, तो गलत हो जाएगा। तो उसका क्या हो जाएगा कि पनिशमेंट पाने के उद्देश्य से वो गाड़ी चलाया, जो सेंटेंस सही नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंस समझिए। दूसरा देखिए, मुझे देरी से पहुंचने के कारण जुर्माना देना पड़ा, जुर्माना देना पड़ा किस कारण, देरी से पहुंचने के कारण। तो देरी से पहुंचने के लिए जो वर्ब है उसका प्रयोग हम करेंगे बिफोर, और उससे पहले प्रयोग करेंगे फॉर का, चूंकि यह कारण बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड टू पे फाइन फॉर अराइविंग लेट, अराइविंग मतलब देर से पहुंचना, उसके कारण उसको फाइन देना पड़ा, इसीलिए उससे पहले फॉर का प्रयोग किए हैं। क्या हो जाएगा, आई हैड टू पे फाइन फॉर अराइविंग लेट। अगर हम कहते हैं आई हैड टू पे फाइन टू अराइव लेट, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंतर समझिए, जहां उद्देश्य बताना था वहां टू प्लस V1 या इन ऑर्डर टू प्लस V1, लेकिन जहां रीजन बताना है वहां फॉर प्लस बिफोर। नेक्स्ट देखिए, राम को जोर से बोलने के लिए डांटा गया, डांटा गया क्यों, जोर से बोलने के लिए, यानी जोर से बोलने के कारण। फिर यहाँ पर फॉर प्लस बिफोर क्या हो जाएगा, राम वाज स्कॉल्डेड फॉर स्पीकिंग लाउडली। ठीक है, कहेंगे टू स्पीक लाउडली तो गलत हो जाएगा। वह दूसरों की सहायता के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है किसी के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए। तुम्हारे प्रसिद्ध होने का कारण है दूसरों का सहायता करना, यहाँ भी कारण बता रहे हैं, इसीलिए फर्क आपको करेंगे। ही इज फेमस फॉर हेल्पिंग अदर्स, यहाँ पर भी टू हेल्प अदर्स कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो इस बारीकी को समझे, जब उद्देश्य बताना हो तो टू प्लस V1 या इन ऑर्डर टू प्लस V1, लेकिन जब कारण बताना हो तो फॉर प्लस बिफोर। ये सभी हम बताए तब जब शब्द के लिए के साथ क्रिया का प्रयोग हो, यानी क्रिया के साथ के लिए हो, क्रिया के लिए यानी जाने के लिए, गाने के लिए, पहुंचने के लिए, पीने के लिए, ये सभी वर्ड वर्ब है और उसके साथ लगा है के लिए। अगर इससे उद्देश्य बताता हो, उद्देश्य झलकता हो तो टू प्लस V1 का या इन ऑर्डर टू प्लस V1 का, लेकिन अगर इन शब्दों से कारण पता चले तो करेंगे फॉर प्लस बिफोर, इसे याद रखें। अब आगे दोस्तों, के लिए का इंग्लिश फॉर होता है, यह पहले ही बता चुके हैं। अभी तक जितना हम बताए हैं, उद्देश्य के लिए टू प्लस V1 या इन ऑर्डर टू प्लस V1, और कारण के लिए
फॉर प्लस बिफोर, ये सब तब था जब के लिए का प्रयोग क्रिया के साथ हो। लेकिन जब इसका प्रयोग संज्ञा के साथ हो, जैसे राम के लिए, श्याम के लिए, किताब के लिए, पेन के लिए, पैसे के लिए, इस तरह का प्रयोग हो, तो के लिए प्रयोग करेंगे हम फॉर का। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए, मैंने मोहन के लिए एक किताब खरीदी। मैंने किताब खरीदी किसके लिए? मोहन के लिए। यहाँ भले ही उद्देश्य बताते हैं या रीजन बताते हैं, लेकिन है क्या? नाउन के साथ के लिए है। किसके लिए? मोहन के लिए। मोहन क्या है? नाउन, जो कि संज्ञा है, तो फॉर मोहन होगा। आई बाउट ए बुक फॉर मोहन। ठीक है, उसी प्रकार उसने मेरे लिए कोट खरीदा। ही बाउट ए कोट, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। किसके लिए? मेरे लिए, तो फॉर मी। चूंकि के लिए प्लस नाउन या प्रोनाउन हो, तो उसके लिए हम हमेशा के लिए का स्थान पर फॉर का प्रयोग करेंगे। मैंने मोहन के लिए पढ़ने को एक किताब खरीदी। अब देखिए, मैंने किताब खरीदी, तो आई बाउट ए बुक। कौन सी? किसके लिए? मोहन के लिए। मोहन क्या है? नाउन है, तो यहाँ फॉर मोहन। लेकिन किस उद्देश्य से? पढ़ने के उद्देश्य से। यहाँ पे फिर टू रीड का प्रयोग हुआ है। तो अगर वर्ब के साथ के लिए लगा हो और उससे उद्देश्य का पता चलता हो, तो टू प्लस भी1 ही होगा। लेकिन नाउन के साथ के लिए हो, तो हमेशा फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन। राइट? उसने मेरे लिए पहनने को एक कोट खरीदा। तो ही बाउट ए कोट। किसके लिए? मेरे लिए। तो मेरे क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, इसलिए फॉर मी। लेकिन किस उद्देश्य से? पहनने के उद्देश्य से। पहनना क्या है? वर्ब। तो ये उद्देश्य है, इसलिए टू प्लस भी1, टू भी है। तो आप ये समझ लिए, जब क्रिया के साथ के लिए हो और उससे उद्देश्य का पता चलता हो, तो टू प्लस भी1 का ही प्रयोग होगा। लेकिन अगर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ के लिए हो, तो हमेशा फॉर का प्रयोग होगा उसके लिए के लिए। ठीक है दोस्तों, हिंदी में जो शब्द है के लिए, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का। लेकिन फॉर के बदले हम फॉर द सेक ऑफ या somebody said, इस तरह का प्रयोग भी हम करते हैं। उसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर समझिए। सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट, उसका फॉर द सेक ऑफ प्लस नाउन। जैसे बताया ना, फॉर मोहन, फॉर सोहन। तो जब नाउन या प्रोनाउन के साथ के लिए रहता है, तो हमेशा फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर के बदले फॉर द सेक भी कर सकते हैं, या फॉर द नाउन, उसमें एस्ट्रोफियस या सेक, यानी नाउन के साथ एस्ट्रोफियस लगा के और सेक का प्रयोग करने से भी हम के लिए के साथ से प्रयोग करते हैं इसको। यानी नाउन के साथ एस्ट्रोफी लगा के उसका सेक का प्रयोग करने के बाद हम के लिए के अर्थ में इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर। अब इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। आई बाउट टॉयज। अब देखिए, यहाँ फॉर था, तो फॉर द सेक ऑफ द चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन क्या हो गया? नाउन हो गया। ये पहला स्ट्रक्चर था। जो दूसरा स्ट्रक्चर बताए हैं, उसको भी बना सकते हैं। कैसे? आई बाउट टॉय फॉर चिल्ड्रेन्स सेक। चिल्ड्रेन में एस्ट्रोफियस लगा दिया, फिर सेक लगा दी, ऐसे की। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से बता सकते हैं। वैसे इस तरह का प्रयोग हम नहीं करके सिर्फ फॉर का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे आई बाउट टॉयज फॉर चिल्ड्रेन, ये भी सेंटेंस सही है, इसमें भी गलती नहीं। दूसरा देखिए, उसने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ के लिए है ना, इसके लिए प्रयोग करते हैं। He sacrificed everything for the sake of the country. मैं मानवता के कारण उसे सहायता करूंगा। I will help him for the sake of humanity. ठीक है, उसे उसके ज्ञान के लिए इज्जत किया जाता है। He is respected for the sake of his knowledge. तो के लिए के स्थान पर हम for का प्रयोग for the sake of या noun plus apostrophe with sake का प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, जब नाउन के साथ के लिए हो तो। दोस्तों, अभी मैंने बताया कि नाउन या प्रोनाउन के साथ के लिए हो, तो उसके साथ हम फॉर का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ खास एक्सप्रेशन में हम टू का प्रयोग भी कर सकते हैं। वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन टू का भी प्रयोग इससे कभी कभी होता है कुछ खास फ्रेज के बाद। वो फ्रेज है ऑफ नो यूज, इट इज नो यूज, इट इज, मतलब व्यर्थ है। इट इज नो यूज या ऑफ नो यूज, दोनों का अर्थ होता है व्यर्थ या बेकार। उसके बाद टू प्लस नॉन या प्रोनाउन हो सकता है के लिए के अर्थ में।
जिसे आइए एग्जाम्पल समझते हैं। यह मेरे लिए बेकार है या व्यर्थ है, तो यह व्यर्थ है पर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज ऑफ नो यूज। अब उसके बाद जो के लिए है वहां पर उसके लिए हम टू का प्रयोग यहाँ किए हैं। उसके बाद मेरे लिए तो मी, तो यहाँ पर जो टू मी किए हैं यहाँ हुआ मेरे लिए। तो ये खास प्रयोग है, क्योंकि यहाँ यूज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर टू का प्रयोग हुआ है और करना। क्या हो गया है, इट इज ऑफ नो यूज टू मी, मतलब यह व्यर्थ है मेरे लिए। दोस्तों नाउन के साथ के लिए हो या प्रोनाउन के साथ के लिए हो तो हम फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं इट इज यूजलेस फॉर मी, तो अभी सही है, इट इज यूजलेस और फिर मेरे लिए तो फॉर मी, समझ सही है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फ्रेज हम प्रयोग करते हैं ऑफ नो यूज और यूज का प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया है, इट इज ऑफ नो यूज टू मी। इसे आप याद रखिए, इस सेंस में हम इट इज ऑफ नो यूज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं के लिए के सेंस में और का नहीं। बहुत बार एग्जाम में इसके साथ क्वेश्चन आता है और इट इज ऑफ नो यूज के बाद फॉर का प्रयोग कर देगा, फिर नॉन डेफिनेट नाउन जो गलत रहेगा वहां पर टू का प्रयोग होना चाहिए, ध्यान रखें। दूसरा देखिए, यह सबके लिए व्यर्थ है या बेकार है, इट इज ऑफ नो यूज टू एनीबॉडी या टू एवरीबॉडी। यहाँ भी टू का मतलब हुआ के लिए। हम बता चुके हैं कि ऑफ नो यूज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, इसीलिए के लिए के हम टू का प्रयोग यहाँ पर किए। यह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है पर मेरे लिए बेकार है, दिस बुक इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। यहाँ पर देखिए फॉर यू हुआ है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर यूज नहीं है, इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट के बाद फॉर का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट फॉर यू का हुआ, यानी तुम्हारे लिए, आपके लिए। लेकिन आगे क्या है, बट इट इज ऑफ नो यूज टू मी, लेकिन यह मेरे लिए बेकार है, तो लेकिन के बाद बट के बाद प्रयोग क्या किया है, इट इज ऑफ नो यूज, और इसीलिए वहां पर के लिए के हम स्थान पर टू का प्रयोग किए हैं, चूंकि यूज के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, इसे ध्यान रखिए। दोस्तों कभी कभी वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में भी होता है और उसके पहले आर्टिकल एक का प्रयोग किया जाता है। उस केस में अगर उस वर्ब के साथ के लिए का प्रयोग हो तो वहां पर हम के लिए स्थान पर फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। वो वर्ब ऑफ मूवमेंट होते हैं, जैसे गो, स्विम, बाथ, ये सब वर्ब भी हैं और नाउन भी हैं। जब इसका प्रयोग एज नाउन होता है तो उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करता है, उस केस में हम इन नाउन के साथ के लिए के सेंस में फॉर का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे यहाँ भी यह नाउन है, वर्ब नहीं, इसीलिए हम फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह तैरने के लिए गई है, पहले हम प्रयोग करेंगे शी हैज गॉन, वह गई है, कौन से के लिए, तैरने के लिए, तो फॉर ए स्विम, यहाँ स्विम एज ए नाउन प्रयोग हुआ है, इसीलिए फॉर का प्रयोग हम किए हैं। लेकिन अगर हम स्विम का प्रयोग यहाँ पर एज ए वर्ब करेंगे, चूंकि वो गई है कौन से के लिए, तैरने के लिए, तैरना उसका उद्देश्य है, इसीलिए तो यहाँ पर हम जब स्विम का प्रयोग एज ए वर्ब करेंगे तो टू का ही प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, शी हैज गॉन टू स्विम, वह तैरने के लिए गई है। ठीक है, दूसरा देखिए, वह स्नान करने को या स्नान के लिए गया है, या तो गया है किस उद्देश्य से, स्नान करने के लिए, तो स्नान करने का वर्ब होता है बैथ, BATH, और नाउन होता है बाथ। तो जब नाउन में प्रयोग करेंगे तो फॉर का प्रयोग होगा, लेकिन जब BATH बैथ वर्ब में प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन फॉर ए बाथ, एज ए नाउन हुआ। दूसरा हो जाएगा ही हैज गॉन टू बैथ, यहाँ पर एज ए वर्ब का प्रयोग किया। तो उद्देश्य बताने के लिए जब नाउन का प्रयोग हो उसके साथ के लिए हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर वर्ब हो और उसके साथ के लिए का प्रयोग हो तो टू प्लस वी वन का ही प्रयोग करेंगे, इसे याद रखें। दोस्तों इंग्लिश में कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद फॉर प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कभी कभी हम फॉर को यहां से हटा भी सकते हैं अगर हम नाउन प्लस नाउन का प्रयोग करें, लेकिन वो नाउन तो ऑब्जेक्ट होता है, तो उसका प्रयोग कैसे करें। तो दोस्तों इसे समझने के लिए सबसे पहले मुझे समझना पड़ेगा कि ये होता क्या है। दोस्तों ये होता है ऑब्जेक्ट। अब क्या है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और
ह्यूमन बीइंग को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जैसे राम, हिम, देम इत्यादि। ये सब क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? नॉन लिविंग थिंग, जैसे पेन, बुक इत्यादि। तो वो जो हम वर्ब बताए हैं, तो कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद फॉर प्लस लिविंग थिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे आई बाउट अ टॉय फॉर यू। तो जब हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग बाद में करते हैं, तो फॉर का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले नहीं करके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले करते हैं, तो फॉर का प्रयोग अवश्य करेंगे। ठीक है? तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब ऑफ का प्रयोग नहीं करना हो तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, उसके बाद ह्यूमन बीइंग, और तब नॉन लिविंग थिंग। तो वहां पर फॉर का प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले नहीं करते हैं, पहले प्रयोग हम करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यानी नॉन लिविंग थिंग का, तो उसके बाद फॉर का प्रयोग करेंगे और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है? अब आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। उसने मेरे लिए दूसरी कलम लाया। तो अगर यहां पर क्या है? मेरे लिए, तो ये मेरे लिए, ये मैं जो हुआ वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या लाया? दूसरी कलम लाया। तो दूसरा कलम जो हुआ वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम पहले करेंगे तो फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ही गॉट एनदर पेन फॉर मी। लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम पहले करेंगे यानी मी का प्रयोग हम पहले करेंगे, तो फॉर का प्रयोग करने की जरूरत यहाँ पर नहीं होगा। ही गॉट मी एनदर पेन, यहाँ फॉर का प्रयोग तो हम नहीं किया, याद रखिए। लेकिन यह कुछ ही वर्ब के साथ होता है। कौन कौन सा वो वर्ब है? वो वर्ब है गेट, वो है ब्रिंग, बाय, स्पेयर, इट। इन कुछ वर्ब के साथ इस तरह का प्रयोग होता है। ये जानकारी के लिए आपको मैं बता रहा हूं कि कहीं कहीं अगर फॉर का प्रयोग नहीं हो तो उसे गलत मत समझिएगा। सिर्फ यही कंडीशन रखिएगा कि अगर वर्ब के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वहां पर फॉर का प्रयोग नहीं भी किया है तभी सही है। लेकिन अगर वर्ब के बाद, इन वर्ब के बाद अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले है और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर का प्रयोग करना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखिए। क्या आप मेरे लिए समय निकाल सकते हैं? कैन यू स्पेयर मी? यहां मी का क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ फॉर का प्रयोग नहीं हुआ। क्या होगा? कैन यू स्पेयर मी सम टाइम। सही है। अब यहाँ पर सम टाइम का प्रयोग हम पहले करते हैं तो क्या किया? कैन यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी। यहाँ फॉर का प्रयोग करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग पहले होगा। उसी प्रकार वे लोग मेरे लिए किताब खरीदे। दे बॉट मी ए बुक, लेकिन दे बॉट ए बुक फॉर मी। ये डिफरेंस है, इसे समझिए। दोस्तों, ये था एक वर्ड के लिए जिसका प्रयोग हम अलग अलग अर्थ में करते हैं और उसका इंग्लिश अलग अलग होता है। आशा है आप इसे सीख चुके होंगे। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर कुछ नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं फिर से आऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।